हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माधुरी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है और उम्मीद है कि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर बताए हैं आपको याद हो गए होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ कि थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, बेहतर पढ़िए ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी मेहनत आपके लिए रंग लेकर के आएगी, यही दुआ हम भगवान से करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। हमारे ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काजू अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, यानी कि पैदा होती है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र भारत के राज्यों में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा है। वियतनाम विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दूसरा सबसे बड़ा काजू उत्पादक देश है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारा भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमाटी या फिर ट्राम्बे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पेट्रो रसायन के उत्पादक का सबसे बड़ा केंद्र है वह है जामनगर। यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से हमारा होगा पहला ऑप्शन जामनगर। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको अलग से देना चाहती हूँ। देश में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में वर्ष 1966 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ट्राम्बे के संयंत्र की स्थापना से हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बड़ोदरा में वर्ष 1969 में स्थापित किया गया। पेट्रो उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित है, जिसका स्वामित्व मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 को हुई थी। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो स्थित है वह जामनगर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन है न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान या फिर लक्षद्वीप। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक प्रवाल द्वीप है वह हमारा है न्यूमोर। यहाँ पर न्यूमोर नहीं होगा, न्यूमूर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आपको बता दूं कि न्यूमूर होगा। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं अलग से दे देती हूँ। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह समुद्री जानवरों के कंकाल से बना है, जिसे पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है। प्रवाल द्वीप मूल रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है चिंचू, लेपचा, डफला या फिर कोचू। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी एक ऐसी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है, तो वो है हमारी कोंचू। ये जाति हमारी केरल में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलिटिक्स इन इंडिया प्रमुख के जो पुस्तक है उनके रचयिता कौन है। यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है और इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है हमारा विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर, A.K. दुबे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि जो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता हैं वह हमारे हैं रजनी कोठारी जी। रजनी कोठारी जी हमारे पॉलिटिक्स इन इंडिया के रचयिता हैं और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूं। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक रजनी कोठारी जी हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हैं वो? सराय नाहर राय से हैं या महदहा से हैं, लखनिया से हैं या चोपड़ी मांडो से हैं, चोपनी मांडो से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में जो संदर्भ में प्रदान हुए हैं वह हुए हैं महदहा से। ऑप्शन 2 महदहा से। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता दूं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा अन्य प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ की खुदाई 1978 से 1980 के बीच की गई। यहाँ से भी स्तंभ गर्त के साक्ष्य पाए गए। यहाँ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। तो दोस्तों आपको पता चले गया होगा कि जो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो प्राप्त हुए थे वह महदहा से हुए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक कर्म कांड से होता का संबंध है। होता का संबंध पूछा गया है वैदिक कर्म कांड से और यहाँ ऑप्शन हमारे हैं ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है वह ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से संबंधित है। ये ऑप्शन ए हमारा सही है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ऋग्वेद के ज्यादातर मंत्र देव आह्वान से संबंधित है। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। होता का कार्य देवताओं को यज्ञ में आहूत करना तथा ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना था। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि वैदिक कर्मकांड से होता का संबंध है तो वो है ऋग्वेद से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924 और कराची अधिवेशन 1930। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वह हमारा होगा बेलगांव अधिवेशन 1924। दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 39वां अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह था हमारा बेलगांव अधिवेशन 1924। दोस्तों आपको इसका आंसर पता चले गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? हमारे ऑप्शन है गैरीबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या फिर मैजिनी को। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैजिनी को माना था। मैजिनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने राजनीतिक गुरु मैजिनी थे, मतलब राजनीतिक गुरु मैजिनी थे। इटली के क्रांतिकारी मैजिनी को लाला लाजपत राय अपना आदर्श मानते थे। किसी पुस्तक में जब उन्होंने मैजिनी का भाषण पढ़ा तो उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मैजिनी की जीवन पढ़नी चाहिए। वह भारत में उपलब्ध नहीं थी, उन्होंने उसे इंग्लैंड से मंगवाया। मैजिनी द्वारा लिखी गई अभूतपूर्व पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन का लाला लाजपत राय ने उर्दू में अनुवाद किया। लाला लाजपत राय को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख ने था तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है।
आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को या फिर 24 अक्टूबर 1943 को। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं केवल मुख्य परामर्शदाता बन गए। अब ये नेताजी कहलाने लगे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।